आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब इस टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें एक वर्ड जुड़ा है ग्रेविटी, तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये, अगर मैं इसको नीचे फेंकूं तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों गिर रहा है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में कुछ मास है और इस मास की वजह से ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। किसकी वजह से? बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमको पता है कि जो फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये क्या होता है? बेसिकली ये वेट ऑफ द बॉडी होता है। मतलब ये बॉडी का जो भी वेट होगा, जो बॉडी का वेट होगा, वही वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा वो उस बॉडी को अपनी तरफ खींचती। ठीक है, अब देखिए, अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो इसका मतलब क्या है? जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, चाहे रेगुलर हो, जैसे ये रेगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप देख रहे हैं पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, यहाँ हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, तो ये रेगुलर हो गया। ठीक, अब ये जो रेगुलर है, ये इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा सिंगल सेंटर पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इसको बैलेंस किया जा सकता है। ऐसे ही कई सारी चीजें हैं, सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। वो ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर उस पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, उस बॉडी को बैलेंस किया जा सकता। चलिए, जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि ये स्केल है, ठीक है, ये आपको स्केल दिख रहा है। अब इस स्केल पर ध्यान दो, ये स्केल को अगर मैं कहीं भी बैलेंस करना चाहूं तो ये स्केल बैलेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एक इसका पर्टिकुलर पॉइंट है, वो बिल्कुल उसका सेंटर है, उस पॉइंट पर अगर मैं स्केल को बैलेंस करना चाहूं तो देखिए ये स्केल कितनी परफेक्टली बैलेंस हो गया है, और जिस पॉइंट पर मैंने इसको बैलेंस किया है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढूं तो बेटा क्या इस पॉइंट पर ये बैलेंस किया जा सकता है? नहीं, इस कहीं यहाँ पर कहीं पर भी बैलेंस नहीं किया जा सकता है। पर अगर इसके सेंटर पे मैं कहीं पर ऐसे अपनी फिंगर देखिए लगाने की कोशिश करूं, यहाँ पर ऐसे इसको करने की कोशिश करूं तो किसी एक पॉइंट पर देखिए बैलेंस हो जाएगा। ठीक, और वो जो जिस पॉइंट पर बैलेंस हुआ है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वो क्यों बैलेंस है? क्योंकि उसका पूरा वेट उस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है और उसी पॉइंट पर पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक, अब देखो, अगर मैं इसका मास जो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको डिस्टर्ब कर दूं, ठीक है, मैं क्या करूं कि यहाँ का मास ज्यादा कर देती हूँ, इधर का मास कम कर देती हूँ, तो क्या वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए देखते हैं। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक स्केल रख दिया। ठीक, ऐसे अगर मैं स्केल रखूंगी तो उसी पॉइंट पर अब ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मैंने स्केल रखा, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, किसी और पॉइंट पर, मतलब किसी और पॉइंट पर अगर मैं अपनी उंगलियां मूव कराऊंगी तो अब जाकर ये पूरा स्ट्रक्चर उस पॉइंट पर जाकर के बैलेंस्ड होगा। ये कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर ये देखिए ये आ गया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये पॉइंट वो नहीं है जहां पहले मैंने बैलेंस किया था, ये कोई दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है जहां पर ये बैलेंस हो रहा है। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि अब उस पॉइंट पर ये पूरी बॉडी का मास वहां पर जाकर के कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, तो हमारी नई सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो गया। अब ये क्या लॉजिक है, ये ऐसा कौन सा पॉइंट है और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, ये मैंने बना लिया एक स्केल, ठीक है, वही स्केल की बात कर रहे हैं हम, जो स्केल हमने बनाया। अब इस स्केल का यहाँ पर मैंने कहीं टिप रखी थी, तो ये पॉइंट हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब लॉजिक देखिए, क्या लॉजिक लगता है? लॉजिक लगता है कि पूरा जो एक स्केल है ये छोटे छोटे कई पार्टिकल से बना होगा। मतलब एक पार्टिकल ये कह लो, ऐसे कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से ये स्केल बना होगा। हर पार्टिकल का अपना एक वेट होता है, जैसे इसका वेट W1, W2, ये W3 मान लें, और ये वाले जो पार्टिकल का वेट है ये W4, W5 और W6 मान लें। मतलब इनका भी कुछ वेट होगा। ये जो वेट है इसकी वजह से हर पार्टिकल को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचना चाहेगी, नीचे की तरफ बुलाना चाहेगी। तो जिस फोर्स से बुलाना चाहेगी वो F3 हो गया, F2 हो गया, F1 हो गया, ये F4 हो गया, ये F5, ये F6।
तो हर पार्टिकल को बॉडी अपनी तरफ खींच रही है, ठीक, इक्वली खींच रही है, क्योंकि हर पार्टिकल आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस पार्टिकल की बात करें W1 पार्टिकल की, तो बेटा W1 जो मोमेंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, पहले तो मोमेंट ऑफ फोर्स पर जाइए कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, फिर से रिवीजन करा देती हूं मैं, फर्स्ट टॉपिक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये बेसिकली बॉडी में टर्निंग इफेक्ट लाता है। मतलब अगर एक पिवटेड पॉइंट है, जैसे ये यहां पर आपने किसी बॉडी को फंसा रखा है, रोकर रखा है, फिक्स कर रखा है, तो ये आपका पिवटेड पॉइंट हो गया। और अगर आप यहां पर फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, तो ये इस बॉडी को, इस स्केल कह लो, ये इस स्केल को ये इस तरीके से घुमाना चाहेगा। तो ये हो गया इस बॉडी का मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, देखो स्केल किस तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बोलोगे दिस इज अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक। अब अगर पिवटेड पॉइंट यहां बना लें और ये आपने एक स्केल यहां फंसा रखा है, ठीक है, और नीचे की तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं, तो अब बताइए कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो स्केल को क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो अब जो मोमेंट ऑफ फोर्स इस कंडीशन में होगा वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, एंटी क्लॉकवाइज, उसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है उसका जो साइन होता है वो माइनस होता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखिए, इनको यहां लगाया जाएगा। अब ये जो पार्टिकल 1 है, ये देखिए इस स्केल को, ये हो गया आपका पिवटेड पॉइंट, ठीक। इस स्केल को किस तरफ घुमाना चाहेगा, ये घुमाना चाहेगा इस साइड, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे ही जो पार्टिकल 2 है, ये भी इसको क्लॉकवाइज, ये जितने भी हैं ये सब इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे। तो इनका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो लेट अस सपोज -mc कर दिया हमने, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये वाले जो पार्टिकल हैं, ये इस स्केल को किस तरफ घुमाना चाहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी हमने बात किया, और एंटी क्लॉकवाइज का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इनका जो मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा वो +ma कर लेते हैं, ठीक। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल 0 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालोगे तो -m1 हो जाएगा, -m2 हो जाएगा, -m3 हो जाएगा। ये तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। ऐसे ही इसका मोमेंट ऑफ फोर्स अगर आप निकालना चाहोगे तो +m4 हो जाएगा, इसका +m5 और इसका +m6। अगर सबको जोड़ा जाए, सबको ऐड किया जाए, मतलब m6 + m5 + m4 सबको जोड़ा जाए, तो भाई आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, ये सिंगल पॉइंट होता है पूरी बॉडी में, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल अगर 0 है, तो वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये चेंज होता रहता है। जैसे अगर बॉडी का शेप चेंज हो गया, ठीक है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे अगर बॉडी का हम शेप चेंज कर दें, ठीक है, जैसे सपोज करिए अभी हमने आपके सामने 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट लिए, एक स्केल लिया और दूसरा हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर लिया, तो अलग अलग केस में अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस विथ चेंज इन शेप। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रॉड है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसका मिड पॉइंट होता है। अगर एक रेक्टेंगल है, जैसे ये रेक्टेंगल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसका इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होगा। ऐसे ही अलग अलग स्ट्रक्चर का, अलग अलग शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये जरूरी नहीं है कि मटेरियल के अंदर ही आए, मतलब यानी कि स्केल के अंदर ही आ रहा है, लैमिना के अंदर नहीं। अगर एक रिंग ले लिया जाए, अगर एक रिंग ले लें तो उस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उसका सेंटर पॉइंट होगा, और रिंग के अंदर तो कोई भी मटेरियल नहीं होता है, फिर भी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पॉइंट होता है। तो ध्यान देने वाली चीज क्या है, सेकंड चीज क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीड नॉट बी इनसाइड
द मटीरियल ऑफ द बॉडी। मतलब रिंग के केस में या कोई हॉलो ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा? एयर में भी लाई कर सकता है, उसके बीच में लाई करेगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ रिंग। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब ये तो हमने बात कर लिया पूरा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। आपकी बुक में अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के शेप्स दे रखे हैं और कहां कहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे द फर्स्ट इज circular disc, which is the geometric center. Second, hollow cylinder. It is the midpoint on the axis of cylinder. Third is solid cone. In this case, the center of gravity is at a height of h/4 from the base on its axis. Next, circular ring, which is the center of ring. Next is triangular lamina, which is the point of intersection of its medians. Next is rod. It is the midpoint of the rod. So this is all about center of gravity. In case of any problem, do comment us and do subscribe our channel.